स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था लाइनक्स की इंस्टॉलेशन के बारे में। तो हम पूरा प्रोसेस वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हमने जब फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे पढ़ा था कि बूटिंग कैसे करनी है हमने इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 3-4 मेथड्स आपको बताए थे, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, स्टार्टिंग the installation process. There are various methods to carry out installation of Linux operating system. तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो वेरी कॉमन मेथड हमारा होता है वो है CD रोम। तो CD रोम का इस्तेमाल करके हम Linux को इंस्टॉल कर सकते हैं। To use this method you need to have a CD-ROM drive and the Linux CD-ROMs। तो जब आप इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहो तो आपके पास CD-ROM ड्राइव और CD-ROM Linux CD-ROM का होना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स आपके पास CD होनी चाहिए जिसमें आपका Linux ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, ठीक है। और उस CD या उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपके पास CD-ROM ड्राइव का होना ज़रूरी है। You require a boot diskette to boot your system or a bootable CD-ROM। तो हमें बूट डिस्क की ज़रूरत होती है। बूट डिस्क मतलब जहाँ से आप अपनी इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास एक बूटेबल CD-ROM होना ज़रूरी है ताकि हम इंस्टॉल कर सके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव का ही इस्तेमाल करके, मीन्स जो आपकी सिस्टम पे आपकी हार्ड डिस्क पड़ी है उसमें से अगर आप करना चाहते हो इंस्टॉल, मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्ड ड्राइव पे प्रेजेंट है और वहाँ से आपने उसको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल लाइनक्स यूजिंग हार्ड ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मीन्स हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करके आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे। टू यूज़ दिस मेथड यू नीड टू कॉपी द लाइनक्स ISO इमेज टू अ लोकल हार्ड ड्राइव। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज होगी उसको आपको हार्ड ड्राइव पे कॉपी करना होगा, तब आप वहाँ से इंस्टॉल करते हो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है नेटवर्क फाइल सर्वर NFS इमेज का इस्तेमाल करके इंस्टॉल रेड हैट लाइनक्स यूजिंग NFS। टू यूज़ दिस मेथड यू नीड टू हैव अ नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट। इसके लिए भी आपको एक नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट की ज़रूरत होती है। द NFS installation may also be performed in the GUI mode to carry out Red Hat Linux installation in graphical mode। तो क्या है, जब आपको NFS के द्वारा इंस्टॉलेशन करनी है तो आप उसको GUI मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन भी होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है। तो NFS का इस्तेमाल करके आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर ग्राफिकल मोड में इंस्टॉलेशन कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। फिर नेक्स्ट है यूजिंग FTP। इंस्टॉल लाइनक्स डायरेक्टली फ्रॉम एन FTP सर्वर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सर्वर से डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हो लाइनक्स को। टू यूज़ दिस मेथड यू नीड टू हैव अ नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट। तो इसके लिए भी आपको नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट की ज़रूरत होती है, तभी आप FTP का सर्वर का इस्तेमाल करके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इंस्टॉल लाइनक्स डायरेक्टली फ्रॉम अ HTTP वेब सर्वर फॉर विच यू नीड नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट। तो जो ये सारे मेथड्स है, जितने भी प्रोटोकॉल्स की मदद से अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको नेटवर्क ड्राइवर डिस्केट की उसमें ज़रूरत होती है, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे अपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन
सर्वर्स का इस्तेमाल करके। तो ये थे आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कैरी करने के डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बूटिंग द इंस्टॉलर। इंस्टॉलर को कैसे बूट करना है आपने, ठीक है। बूट का मतलब होता है एक स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, उसको आप कैसे करोगे। तो यू कैन गिव मैनी डिफरेंट कमांड्स एट अ बूट प्रॉम्प्ट। तो इंस्टॉलर को बूट करने के लिए आप प्रॉम्प्ट पे बहुत सारी कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो बूट प्रॉम्प्ट पे। If you are installing from CD, first insert the CD and reboot the system। अगर आप CD का इस्तेमाल करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको पहले CD इंसर्ट करनी होती है और उसके बाद आपको अपना सिस्टम रीबूट करना होता है, मीन रीस्टार्ट करना होता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, योर बायोस सेटिंग मे नीड टू बी चेंज टू अलाउ यू टू बूट फ्रॉम द CD रोम और USB ड्राइव। अब क्या होगा, आपके सामने जो आपकी बायोस सेटिंग होती है, ठीक है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको बूट फ्रॉम में या तो CD चूज़ करना होता है या फिर USB ड्राइव, ठीक है। बायोस सेटिंग का जो मतलब है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग, ठीक है। तो ये आपको चेंज करनी होगी। तो इसमें आपको बूट फ्रॉम में आपको CD रोम सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, या फिर USB ड्राइव सिलेक्ट करना होता है। तो चेंज कैसे करोगे आप बायोस सेटिंग, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी वो फॉलो करनी होती है जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को बूट करते हो। अ लाइन ऑफ टेक्स्ट अपीयर्स टेलिंग यू विच की टू प्रेस टू एंटर द बायोस सेटिंग। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक लाइन दिखाई देगी, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको कौन सी की को प्रेस करना है बायोस सेटिंग। सेट CD रोम ड्राइव एज फर्स्ट बूटेबल मीडिया। तो जैसे ही आप की प्रेस करोगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपने फर्स्ट बूटेबल मीडिया के रूप में क्या सेट करना है, CD रोम ड्राइव। उसके बाद सेव करनी है चेंजेस आपने, और आपने बायोस सेटिंग से एग्ज़िट करना होता है, ठीक है। और एग्ज़िट करने के लिए आप कौन सी की प्रेस कर सकते हो, एस्केप की। आफ्टर अ शॉर्ट डिले, कुछ टाइम के बाद में, थोड़े से वक्त के बाद में, अ स्क्रीन कंटेनिंग द बूट प्रॉम्प्ट शुड अपीयर। जैसे ही आप बायोस सेटिंग से बाहर आ जाओगे, उसके थोड़ी देर के बाद में आपको स्क्रीन पे बूट प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। मीन्स आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपनी कमांड्स को एंटर कर सकते हो। यू कैन जनरली प्रेस रिटर्न विदाउट एंटरिंग अ कमांड टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग रेड हैट लाइनेक्स। अब आप रिटर्न की को प्रेस कर सकते हो बिना कोई भी कमांड को एंटर किए, ताकि आपकी जो रेड हैट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो सके। If you have problems with the display during installation, give the following command in response to the boot prompt। अगर आपको इंस्टॉलेशन के दौरान डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बूट प्रॉम्प्ट पे ये कमांड लिख सकते हो, कौन सी, लाइनेक्स NOFB कमांड, ठीक है। If you are installing from other than CD, that is, if you are installing from files on the local hard disk or from files on the another system using FTP, NFS or HTTP, give the following command in response to the boot prompt। तो ये वाली कमांड आपको तब एंटर करनी है अगर आप CD रोम का इस्तेमाल कर रहे हो इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप CD के अलावा कोई और
इंस्टॉलेशन मीडिया का या फिर इंस्टॉलेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हो या फिर FTP NFS या HTTP का इस्तेमाल करते हो, तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जो आपका बूट प्रॉम्प्ट है उस पर कौन सी कमांड लिखनी होगी, लाइनेक्स आस्क मेथड कमांड आपको देनी होगी। ठीक है। एज द सिस्टम बूट्स, जैसे आपका सिस्टम शुरू होगा, टेक्स्ट स्क्रॉल्स ऑन द मॉनिटर पॉजिंग ओकेजनली, तो आपके स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट आपको स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देगा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द इंस्टॉलर डिस्प्लेज अ ग्राफिकल और pseudographical display depending on the system you are installing and the commands you gave at the boot prompt। तो आपकी स्क्रीन पे ग्राफिकल या फिर स्यूडोग्राफिकल डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सिस्टम पे इंस्टॉल जो आप कर रहे हो, कौन सी कमांड्स आपने यूज़ की है बूट प्रॉम्प्ट पे, वो आपकी जो डिस्प्ले है उस मेथड पे या फिर उन कमांड्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप बूटिंग इंस्टॉलर को बूट कर सकते हो। ठीक है। तो ये था तरीका बूट करने का, सिस्टम को बूट करने का। अब नेक्स्ट है आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मींस आपने नेटवर्क की सेटिंग करनी है अगर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप कैसे करोगे। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, क्या होती है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ नेटवर्क्स कंट्रोल flow and operation to support the network communication of an organization and or network owner। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी नेटवर्क ओनर है, ठीक है, उसकी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है, उस नेटवर्क कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क के कंट्रोल या फ्लो या ऑपरेशन की जो सेटिंग की जाती है, उस प्रक्रिया को नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मींस कि जब भी आपने कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो उस नेटवर्क कम्युनिकेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कैसे आपका कम्युनिकेशन का जो डेटा फ्लो है वो कैसे होगा, और आपके डेटा पे या नेटवर्क पे जो काम है वो किस तरीके से होना है, इस सब की पूरी सेटिंग करने की प्रक्रिया को हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अलाउज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू सेट अप अ नेटवर्क टू मीट कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो कम्युनिकेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसका जो नेटवर्क है वो सारे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। ठीक है। जो भी हासिल करना है उस नेटवर्क के सेटअप के दौरान, वो नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उस पूरी नीड को मीटअप कर सके। तो इसीलिए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की जाती है किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। ठीक है। To enable networking, you must configure your network interface card or card with an IP address and net mask। तो अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं प्रॉपर वे में, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है या फिर जो IP एड्रेसेस या नेट मास्क होते हैं, उनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है। ठीक है। तो Red Hat Linux comes with Red Hat Config Network, which has both a graphical and a text mode interface। तो Red Hat जो Linux है उसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें दोनों तरीके के इंटरफेसेस आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी और ग्राफिकल भी, और साथ में टेक्स्ट मोड भी। टेक्स्ट मोड मीन्स कमांड लाइन जो आपकी
कमांड लाइन इंटरफेस जो आपका होता है, जिसमें आप कमांड्स का यूज़ करके पूरी सेटिंग कर सकते हो अपने नेटवर्क की। तो जो वेरियस, यहाँ पे हम कमांड लाइन इंटरफेस की ही बात कर रहे हैं। तो वेरियस कमांड्स यूज टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क्स आर, कौन कौन सी कमांड्स का इस्तेमाल हम करते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन लाइनक्स। तो फर्स्ट है होस्ट नेम। अगर हम होस्ट नेम कमांड यूज़ कर रहे हैं तो इस कमांड का क्या काम होता है। होस्ट नेम विद नो ऑप्शन मीन्स हम सिंपली होस्ट नेम लिख रहे हैं, इसके साथ में और कोई ऑप्शन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या डिस्प्ले करेगी, आपका डिस्प्लेज द मशीन होस्ट नेम। मीन्स जो मशीन का होस्ट नेम होगा वो डिस्प्ले करती है होस्ट नेम कमांड। ठीक है, अगर हम होस्ट नेम के साथ में कोई ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, मान लो हमने डी यूज़ किया है, तो इससे क्या होगा, मशीन जिस डोमेन नेम से बिलोंग करता है, ठीक है, वो नाम आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। मींस मशीन का डोमेन नेम डिस्प्ले होगा। अगर हमने होस्ट नेम के साथ आई ऑप्शन यूज़ की है तो जितने भी आईपी एड्रेस होंगे उस मशीन में, जितने भी करंट आईपी एड्रेसेस होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी। तो ये थी होस्ट नेम कमांड। अब सेकंड कमांड है हमारी पिंग, मतलब पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। पिंग कमांड इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू नोड्स। अगर आप दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी का टेस्ट करना चाहते हो कि उनके बीच में कनेक्शन सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वो पिंग कमांड से कर सकते हो। इट सेंड्स पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स डिफाइंड सोर्स। ये क्या करता है, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन के पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स मतलब जो आपका डेटा होता है, वो द्वारा डिफाइन किए गए हैं सोर्सेज वहाँ तक पहुँचाता है। ठीक है, मींस यूज़र ने जहाँ जिस सोर्स तक अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है उसको भेजने का काम किसका होता है, पिंग कमांड का। If the packets are received, the destination device send packets back. Ping can be used for two purposes. अब जब आपके पैकेट रिसीव कर लिए गए हैं तो जो डेस्टिनेशन डिवाइस होता है वो उन पैकेट्स को वापस भेजता है। तो पिंग जो है वो मेनली दो पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। पहला, टू एंश्योर दैट अ नेटवर्क कनेक्शन कैन बी इस्टेब्लिश, कि ये इंश्योर करना कि जो आपने नेटवर्क कनेक्शन बनाया है वो बन चुका है पूरे तरीके से। ठीक है, दूसरा, टाइमिंग इंफॉर्मेशन एज टू स्पीड ऑफ द कनेक्शन। और दूसरा, जो आपके कनेक्शन है उसको उसकी प्रॉपर टाइमिंग नोट करना। ठीक है, ताकि जो आपका स्पीड है कनेक्शन की उसको हम मेंटेन कर सके। तो ये दो पर्पसेस के लिए आपकी पिंग कमांड यूज़ होती है। फर्स्ट, नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरी टाइमिंग इंफॉर्मेशन के लिए। इन लाइनक्स, पिंग कमांड कीप एग्जीक्यूटिंग until you interrupt. To stop it, press Ctrl C. अगर आपने एक बार पिंग कमांड इशू कर दी लाइनक्स में तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको रोकोगे नहीं। तो उसको रोकने के लिए आपने क्या प्रेस करना है, Ctrl+C की को प्रेस करना है। तो ये था पिंग कमांड। नेक्स्ट है इफ कॉन्फिग कमांड। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर, ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेटर। तो इफ़ कॉन्फ़िग कमांड का क्या काम है, इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस को शुरू करना। ठीक है, असाइन आईपी एड्रेस टू इंटरफेस, आईपी इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना। एंड इनेबल और डिसेबल इंटरफेस ऑन डिमांड, अगर कोई इंटरफेस को इनेबल करना चाहता है या डिसेबल करना चाहता है तो ये सारा काम होता है इफ़ कॉन्फिग कमांड का। विद दिस कमांड यू कैन व्यू आईपी एड्रेस एंड हार्डवेयर एड्रेस
and hardware MAC address assigned to interface and also MTU maximum transmission unit size। अब इस कमांड का इस्तेमाल करके हम क्या क्या देख सकते हैं, जो भी मशीन को हमने IP एड्रेस असाइन किया है या फिर हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर को जो एड्रेस असाइन किया जाता है उसको बोलते हैं मैक एड्रेस, और कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट साइज़ कितना है, मींस कि जो आपका नेटवर्क है वो कितना जो डेटा है, मैक्सिमम कितना डेटा वो भेज सकता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो किसी भी नेटवर्क की या फिर किसी भी इंटरफेस की, वो आप देख सकते हो इफ़ कॉन्फ़िग कमांड की मदद से। इफ़ config with interface ETH0 command only shows specific interface detail like IP address, MAC address etc. अगर हम if config command को ETH0 ऑप्शन के साथ में यूज़ करते हैं तो ये केवल IP एड्रेस और MAC एड्रेस की डिटेल ही शो कर सकता है, ठीक है, किसी भी इंटरफेस की स्पेसिफिक IP एड्रेस या फिर स्पेसिफिक MAC एड्रेस की डिटेल्स ही शो करेगा। पर अगर हम इसको विद ऑप्शन ए के साथ में यूज़ करते हैं तो इट विल डिस्प्ले ऑल अवेलेबल इंटरफेस डिटेल इफ़ इट इज़ डिसेबल्ड ऑल्सो। तो ये जितने भी आपके पास इंटरफेसेस अवेलेबल होगी उनकी पूरी डिटेल आपको दिखाएगा अगर आपकी जो ये कमांड है वो डिसेबल भी है, ठीक है। अगर आपके इंटरफेस डिसेबल भी है तब भी आपको उस इंटरफेस की पूरी डिटेल शो करेगा, पूरी डिटेल डिस्प्ले करवाएगा अगर आपने इफ़ कॉन्फ़िग कमांड को ए ऑप्शन के साथ में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये थी इफ़ कॉन्फ़िग कमांड आपकी। अगर आप किसी भी इंटरफेस का IP एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस या फिर किसी भी इंटरफेस को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो ऑन डिमांड, तो उसके लिए इफ़ कॉन्फ़िग कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी नेट सेट कमांड, नेट स्टैट कमांड, जिसको नेटवर्क स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो इस कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं। दिस कमांड डिस्प्लेस कनेक्शन इन्फो, जो आपका राउटिंग टेबल होता है उसकी इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। तो ये जो कमांड है, अगर आप किसी भी कनेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर रूटिंग टेबल की आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप नेट स्टैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो नेट स्टैट कमांड को अगर हम ऑप्शंस के साथ में यूज़ करते हैं तो क्या फंक्शंस होंगे उसके। अगर हमने नेट स्टैट कमांड को विद जी ऑप्शन लिखा है तो ये आपके जितने भी विल डिस्प्ले ऑल द मल्टीकास्ट ग्रुप्स मतलब नेटवर्क सब्सक्राइब बाय द होस्ट। तो होस्ट ने जितने भी आपके नेटवर्क सब्सक्राइब किए होंगे वो सारी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी जब आप नेट स्टैट कमांड को विद जी ऑप्शन यूज़ करोगे, ठीक है। अब नेट स्टैट को आप नैप ऑप्शन के साथ में यूज़ करोगे तो इट विल डिस्प्ले प्रोसेस आईडी ऑफ एप्लीकेशन विच इज़ यूजिंग दैट पोर्ट। अब नेटवर्क पे जो एप्लीकेशन, ठीक है, जिस पोर्ट को यूज़ कर रही है उसकी प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करवानी है तो नेट स्टैट कमांड को नैप के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन की प्रोसेस आईडी को जानना चाहते हैं कि वो कौन सा पोर्ट इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो नेट स्टैट कमांड को नैप ऑप्शन के साथ में हमें लिखना होगा। फिर अगर ए ऑप्शन के साथ में लिखते हैं तो विल डिस्प्ले ऑल कनेक्शन इंक्लूडिंग TCP एंड UDP। तो जितने भी आपके कनेक्शन होंगे चाहे वो TCP यूज़ कर रहे TCP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर UDP प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी उनके ऑल कनेक्शंस की।
अगर नेटस्टैट को टी के साथ में यूज़ करते हैं तो आपके सामने टीसीपी कनेक्शंस की लिस्ट आएगी सिर्फ, ठीक है। इफ़ वी विल यूज़ नेटस्टैट कमांड विद यू ऑप्शन, इट विल डिस्प्ले ऑल यूडीपी कनेक्शंस, ठीक है। ये इंडिविजुअली अगर आप टीसीपी को अलग, टीसीपी कनेक्शंस की लिस्ट अलग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या फिर यूडीपी कनेक्शंस की लिस्ट अलग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। पर अगर सारी टीसीपी और यूडीपी की इकट्ठी लिस्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप कौन सी ऑप्शन यूज़ करते हो? ए, राइट। तो ये था आपका नेटस्टैट कमांड। नेक्स्ट है आपकी एनएस लुकअप कमांड। If you know the IP address, it will display host name. To find all the IP addresses for a given domain name, the command nslookup is used. अगर हम IP एड्रेस जानते हैं तो हम होस्ट नेम डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ वी वांट टू नो ऑल द IP एड्रेसेस, किसी भी डोमेन नेम के हम सारे IP एड्रेस जानना चाहते हैं कि कितने IP एड्रेसेस उस डोमेन नेम में यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ कर सकते हैं nslookup कमांड, ठीक है। यू मस्ट हैव अ कनेक्शन टू द इंटरनेट फॉर दिस यूटिलिटी टू बी यूज़फुल। पर इस कमांड का इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। बिना कनेक्शन के हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये है nslookup कमांड आपकी। नेक्स्ट कमांड है आपकी ट्रेस रूट कमांड, ठीक है। तो ट्रेस रूट कमांड का क्या यूज़ है यहाँ पे? ट्रेस रूट इज़ ऑल्सो यूज टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। जैसे पिंग कमांड का इस्तेमाल हम नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए चेक करने के लिए करते थे, वैसे ही ट्रेस रूट भी आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए ही यूज़ होती है। हाउएवर इट डिस्प्लेज ईच हॉप अलोंग द वे फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। इट कैन हेल्प यू डिटरमिन इफ द प्रॉब्लम इज़ with the remote host itself or some point in between the host। ये जो कमांड है आपकी, ये हर एक पॉइंट को डिस्प्ले करती है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, ठीक है। ये इससे क्या होता है, इससे मदद मिल जाती है आपको कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में, ठीक है। ये पता चल जाता है कि जो आपके नेटवर्क पे अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिमोट होस्ट पे आ रही है, मींस रिमोट कंप्यूटर पे आ रही है, या फिर और दूसरे कंप्यूटर्स पे जो आपके नेटवर्क के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपने अगर नेटवर्क की टेस्टिंग करनी है कनेक्टिविटी की, ठीक है, तो उसके लिए आप ट्रेस रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी आपकी सारी कमांड्स जिनका इस्तेमाल हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं, ठीक है। कोई भी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड, डिफरेंट कमांड जो हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब की है। होस्ट नेम, पिंग कमांड, होस्ट नेम अगर हम होस्ट नेम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं मशीन का, पिंग कमांड अगर हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है, ठीक है। इफ़ कॉन्फ़िग कमांड अगर हम इंटरफेस इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं, आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं इंटरफेस का, इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं इंटरफेस को, उसके लिए अगर हम नेटवर्क कनेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं उसके लिए नेटस्टैट कमांड आपकी यूज़ होती है। nslookup कमांड्स अगर आप सारे आईपी एड्रेसेस जानना चाहते हो किसी डोमेन नेम के। ट्रेस रूट फिर से वैसे ही नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम ट्रेस रूट का इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डिटरमिन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये थी सारी आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट है स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग्स। तो कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे हम नेटवर्क
सेटिंग कर सकते हैं नेट, ठीक है। तो आपके टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क कनेक्शन विद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल, execute the command system config network cmd help as root and you will view all the option। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टूल की मदद से अगर आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क cmd हेल्प कमांड को एज अ रूट रन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको करेंगे उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देगी। तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, इस्टेब्लिशिंग एन ईथरनेट कनेक्शन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ईथरनेट कनेक्शन सेटअप करना है। यहाँ पे टू इस्टेब्लिश कनेक्शन यू नीड अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अ नेटवर्क केबल एंड अ नेटवर्क टू कनेक्ट टू। तो आपको अगर कोई भी कनेक्शन आपने सेटअप करना होता है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है। तो आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए, नेटवर्क केबल चाहिए और एक नेटवर्क जिससे कि कनेक्ट हुआ जाए, ठीक है। टू ऐड अ इथरनेट कनेक्शन क्लिक द डिवाइस टैब। अब आपके सामने जो ऑप्शन आएगी उसमें से जब आपने इथरनेट कनेक्शन सेटअप करना है तो आपको कौन सी टैब पे क्लिक करना है, डिवाइस टैब पे। नेक्स्ट, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, क्लिक द न्यू बटन ऑन द टूल बार। आपने न्यू बटन पे क्लिक करना है जो कि आपको टूल बार पे मिलेगा। सिलेक्ट इथरनेट कनेक्शन फ्रॉम द डिवाइस टाइप लिस्ट एंड क्लिक फॉरवर्ड। अब आपके सामने ऑप्शन एक लिस्ट आएगी, कौन सी, डिवाइस टाइप लिस्ट आएगी। वहाँ से आपने इथरनेट कनेक्शन सिलेक्ट करना है और फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट इथरनेट कार्ड फ्रॉम द हार्डवेयर लिस्ट। अब हार्डवेयर लिस्ट से आपने इथरनेट कार्ड सिलेक्ट करना है जो भी आपका प्रेजेंट होगा आपके सिस्टम पे। सिलेक्ट डिवाइस नेम। अब डिवाइस नेम सिलेक्ट करना है जो भी आपकी डिवाइस का नाम होगा। इफ़ दिस इज़ द सिस्टम्स फर्स्ट इथरनेट कार्ड एंड सिलेक्ट ईथरनेट ETH0 एज द डिवाइस नेम। अगर आपका जो सिस्टम पे जो आपने ईथरनेट कार्ड लगाया वो पहला ईथरनेट कार्ड है तो आपको डिवाइस नेम क्या सिलेक्ट करना है, ETH0, ठीक है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड पे क्लिक करना है ताकि आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। फिर नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग विंडो अपीयर्स, ठीक है। जैसे आप फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक विंडो आएगी कॉन्फ़िगर नेटवर्क सेटिंग नाम की। इसमें से आपने चूज़ करना है DHCP या फिर स्टैटिक IP एड्रेस में से कोई एक चूज़ करना है आपने, ठीक है। क्लिक फॉरवर्ड, उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक करना है ताकि आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो सके। एंड देन क्लिक अप्लाई ऑन द क्रिएट इथरनेट डिवाइस। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगी आपकी क्रिएट इथरनेट डिवाइस, उस पर आपने अप्लाई क्लिक करना है उस पेज पे, ठीक है। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द ईथरनेट डिवाइस इट अपीयर्स इन द डिवाइस लिस्ट। जैसे ही आप ईथरनेट की पूरी डिवाइस की पूरी सेटिंग कर दोगे वो आपको अब डिवाइस लिस्ट में आपका नाम अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स के बाद सेव टू सेव द चेंजेस, ठीक है। अब आपने ये सारी चेंजेस सेव करनी है तो आपको फाइल ऑप्शन पे जाके सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि आपके जितने भी चेंजेस है वो सेव हो सके। ये था ईथरनेट सेटिंग के लिए। अब नेक्स्ट होगा मैनेजिंग DNS सेटिंग। DNS मतलब डोमेन नेम सर्वर्स की सेटिंग करनी है अब आपने। The DNS tab allows you to configure the system's host name, domain name, server and the search domain। तो इसके ये DNS टैब की मदद से आपकी ये सारी सेटिंग होगी, ठीक है, जिसमें आप होस्ट नेम भी सेट कर सकते हो, डोमेन नेम सर्वर भी सेट कर सकते हो और सर्च डोमेन भी और डोमेन को सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। नेम सर्वर्स आर यूज टू लुक अप अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। तो नेम सर्वर का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम नेटवर्क पे जितने और होस्ट प्रेजेंट हैं
तो इस तरीके से DNS टैब की मदद से हमने DNS सेटिंग करनी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मैनेजिंग होस्ट। होस्ट का मतलब है कंप्यूटर्स जो नेटवर्क पे जुड़े होते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी टैब से आप कर पाओगे? होस्ट टैब से, ठीक है। होस्ट टैब अलाउज यू टू ऐड, एडिट और रिमूव होस्ट फ्रॉम द ETC होस्ट फाइल। तो ये आपकी एक मेन फाइल होती है जिसमें आपके सारे होस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इस फाइल में आपने कोई नया होस्ट ऐड करना है, पुराना होस्ट एडिट करना है, या कोई होस्ट को आप रिमूव करना चाहते हो, तो वो आप होस्ट ऐप की मदद से कर सकते हो। दिस फाइल कंटेन्स IP एड्रेसेस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग होस्ट नेम। तो इस फाइल में आपके जितने भी होस्ट नेम, होस्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम और उसके हर एक होस्ट नेम का कॉरस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेस होता है, वो सारा इस फाइल में आपका प्रेजेंट होता है। System tries to determine the when your system tries to determine the host name for an IP address, it refers to the ETC host file before using the name server. जब भी आपका सिस्टम किसी भी होस्ट नेम को ढूंढता है या फिर होस्ट नेम को निर्धारित करता है किसी भी IP एड्रेस के लिए, तो सबसे पहले वो किसको रेफ़र करता है? इस फाइल को, ठीक है, नेम सर्वर का इस्तेमाल करने से पहले। तो इफ़ योर नेटवर्क कंटेन्स कंप्यूटर्स हुज IP एड्रेसेस आर नॉट लिस्टेड इन DNS, इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू ऐड देम टू द ETC होस्ट फाइल। अगर आपका जो नेटवर्क है उसमें ऐसे कंप्यूटर्स उपस्थित है जिनके IP एड्रेस DNS लिस्ट में नहीं हैं, तो ये रेकमेंड किया जाता है कि सबसे पहले उन कंप्यूटर्स या उन होस्ट नेम के IP एड्रेसेस को कहाँ पे ऐड किया जाए? ETC होस्ट फाइल में, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे आपकी ये IP एड्रेस और होस्ट नेम प्रेजेंट होंगे, तभी आपकी DNS लिस्ट में आपके डोमेन नेम सर्वर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि डोमेन नेम सर्वर तभी यूज़ किए जाएंगे जब आपके जो होस्ट नेम और IP एड्रेसेस ETC होस्ट फाइल में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट है सेविंग एंड रिस्टोरिंग द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब जितनी भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारे सेव करने हैं, ठीक है। तो उसको सेव करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम टू द फाइल temp network config, execute the following command as root। तो कोई भी सेटिंग, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम की आपकी, उसको सेव करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है उस सेटिंग को कौन सी फाइल में? टेम्प नेटवर्क कॉन्फ़िग में। तो उसके लिए आपको जो कमांड है वो कौन सी रन करनी होगी? दिस कमांड सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क CMD E, कौन सी फाइल में? टेम्प नेटवर्क कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है। तो जैसे ही आप इस कमांड को रन करोगे, तो जितनी भी आपकी चेंजेस होंगी कॉन्फ़िगरेशन की, वो सारी आपकी इस फाइल में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हो अपनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को। अब रीस्टोर करने के लिए क्या करना है? टू रीस्टोर और इम्पोर्ट द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द फाइल क्रिएटेड फ्रॉम प्रीवियस कमांड्स, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड्स एज रूट्स। तो कोई भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को आप, जो कि आपने पहले दूसरी प्रीवियस कमांड से क्रिएट की है या प्रीवियस फाइल्स का यूज़ करके क्रिएट की है, उनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आपको कुछ कमांड्स है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना होगा एज अ रूट। तो वो कमांड्स कौन सी? आपकी सिस्टम कॉन्फ़िग नेटवर्क CMD ICF टेम्प नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये पूरा रूट दिया गया है आपको।
कमांड का। तो यहाँ पे इस कमांड के साथ हमने ये ऑप्शंस यूज़ की हैं। इन ऑप्शंस का क्या काम है? आई ऑप्शन का काम है, आई ऑप्शन मीन्स टू इम्पोर्ट डेटा। ठीक है, आई ऑप्शन का मतलब है कि हमने डेटा को कहीं दूसरी फाइल से यूज़ किया है। सी का मतलब है मीन्स टू क्लियर द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो फाइल में अभी प्रेजेंट है कॉन्फ़िगरेशन उसको पूरा तरीके से क्लियर कर देना। ठीक है, और एफ का मतलब है स्पेसिफाइज द फाइल टू इम्पोर्ट एज फॉलोज। ये फाइल का नाम स्पेसिफाई करता है जो कि इम्पोर्ट करी जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर या फिर इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो कि किसी फाइल से ली गई है और कोई जो पहले कमांड्स हमने यूज़ की है उनसे वो बनी है सारी, वो उनसे वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपने पूरी की है। तो ये थी आपकी कोई भी सेटिंग को सेव करने की और रिस्टोर करने के लिए जो कमांड आप यूज़ करते हो। तो इसी के साथ में आपका ये वाला टॉपिक क्लियर होता है कि नेटवर्क सेटिंग को कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हो किसी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को करने के